के लिए आए हैं। तो मुझे आपसे आपसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या है सर, जिसे हम महामारी कहेंगे, महासंसर्ग कहेंगे, या फिर कुछ जनपदोपध्वंस कहेंगे, क्या कहना क्या है इसे, आयुर्वेद की दृष्टि इसे क्या कहती है? पहले तो अभी मेरे ख्याल से आज तक जो बहुत से लोगों को अभी तक भी एक क्वेश्चन था कि कोरोना या कोविड सच में है या नहीं, तो ये तो कम से कम दिमाग से निकल गया होगा कि यस, कोरोना तो है। और दूसरा भी चीज या क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होता है, इसका अस्तित्व ही हम मानने को तैयार नहीं थे आज तक। हम हमेशा कहते थे कि अगर आपको आपका अस्तित्व मान्य है, पसंद है, तो आपको दूसरों का भी अस्तित्व मान्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कोविड का अस्तित्व तो अभी उसने दिखा दिया है। आज तक तो ये महासंसर्ग था, बहुत ही जल्दी सब लोगों को फैलता था, लेकिन अब वो महामारी की तरफ जा रहा है। और ये बहुत ही एक हमारे सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है फिलहाल। अगर हम इसको अभी भी नहीं समझे तो लाशों के ढेर मच सकते हैं। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक्चुअली कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से नजदीक के पेशेंट्स भी अभी देख रहा हूँ। तो yes, we have to be alert and we have to start as early as possible ayurvedic treatments. यस सर, ये महामारी की तरफ जा रहा है, ये तो हम वास्तव में देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मुझे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आज पूछने हैं सर। बहुत सारे वैद्य वर्गों में ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी कि यहाँ पे सर ये कोविड आगंतुज व्याधि है, तो इसमें हेतु का महत्व कैसे अधोरेखित कर सकते हैं सर? हेतु तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक कोविड-19 ये जो हेतु है वो हम देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी सभी लोग जो है, सबको इस चीजों के ऊपर बहुत से सेमिनार हो गए हैं कि ये आगंतुक व्याधि कैसे है, शरीर में आता कैसे है, दोष दुष्ट संरचना कैसे घटित होती है, फिर व्याधि प्रभाव कैसे होता है। अब तो एक साल से भी ज्यादा ये कोविड का चक्कर चल रहा है, तो वसंत ऋतु, शरद ऋतु, हर एक ज्वर जो है ये इसकी अनुभूति इसमें आ चुकी है। मतलब कालज ज्वर भी इसमें आ रहा है, आगंतुक ज्वर भी इसमें आ रहा है, जंतु संसर्ग तो इसमें है ही। पहले से ही जो लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी खत्म हो गई। नाउ इट्स लाइक अ टेस्ट ट्यूब इज ब्रेक एंड इट इज ओपन इन द मार्केट। जैसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के जंतु थे हमारी नाक के नीचे थे, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम हो गई वो आपके अंदर जाते थे। उसी प्रकार अभी कोविड का सिचुएशन हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। और नाउ द कोविड-19 वायरस इज एवरीवेयर। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, नॉट नेसेसरी आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आपकी इम्यूनिटी कम होते ही ये आपको पॉजिटिव लक्षण इसके दिखने ही वाले हैं। इस लेवल तक, इस हद तक अभी की परिस्थिति चली गई है। तो हमें ज्यादा अवेयर होना चाहिए इस चीज के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइम कैसे पता जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट की तरफ विवेक में हम जाते हैं। जितना यस। जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर हमारे सब वैद्यगण, हमारे सब ग्रुप के मेंबर्स एक बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, जो आज तक 2000 तक पेशेंट्स ट्रीट हो गए हैं अपने यहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो आपको पता है कि आजकल एक भीति की छत्र छाया में है, तो ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पर भी यू कैन क्लेम अ सिंगल ड्रग ऑन द कोविड-19। ऊपर से आयुष ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उसका भी हमें प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह हो गई है कि हर कोई डरा हुआ है। हार्डली 1 या 2% लोग केवल सिंगल पैथी ट्रीटमेंट, मतलब केवल आयुर्वेद या केवल होम्योपैथी भूल गए हैं। ले रहे हैं। आयुर्वेद जो है वो सामान्य व्याधि और मॉडर्न देखते हैं वो बीज प्रामाण्यवादी है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो होस्ट एंड घोस्ट थ्योरी है, ये थ्योरी ही हम भूल जाते हैं। मेरे आज तक के सभी लेक्चर्स में मैंने होस्ट एंड घोस्ट थ्योरी बहुत बार बताई है। जो भी लोग सुनना चाहते हैं वो कुछ जो पिछले लेक्चर्स थे उनकी तरफ जाए और वो लेक्चर्स वो सुने, तो थोड़ा सा होस्ट एंड घोस्ट थ्योरी के बारे में भी उनको पता चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि दोष धातु और मल हमारे अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे हो गए, अगर हमारा होस्ट
कोई भी घोस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम डिसीज्ड नहीं बन सकते। तो इस चीज को हमने ज्यादा से ज्यादा समझ लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, अभी हम देख रहे हैं कि एक एक फैमिली में चार चार पांच पांच लोग पॉजिटिव होते हैं, फिर भी एक आध व्यक्ति निगेटिव होता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो चार पांच में से दो तीन लोगों को माइल्ड मॉडरेट या सिम्टम भी नहीं आते हैं। तो ये भी देखने को मिल रहा है, केवल तीन या दो लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये चीज इस चीज को प्रूव करती है कि हर एक शरीर में, हर एक कुटुंब में, हर एक व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर से इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले और दूसरे स्ट्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि पहले स्ट्रेन में बच्चे ज्यादा अफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन ये सेकंड स्ट्रेन में बच्चे भी ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। कहीं पर वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और कुछ जगह पे बच्चे नेगेटिव आते हैं, तो उनको रिलेटिव्स के यहाँ पे या दूसरी जगह पे छोड़ा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां की सब पूरी फैमिली बाद में पॉजिटिव आ जाती है। तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अब ये जो चीजें हैं, मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ कि अब पूरा जो माहौल है वो एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। महामारी का रौद्र रूप धारण करने की जो टाइम है, वो अभी आंखों के सामने आ गया है। तो हमारे सभी वैद्यगण ये मेडिसिन से, औषधि से, पहले अभी दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचिर विषक ऐसे कहते हैं ना, तो पहले तो उन्होंने सब लोगों ने अभी दक्ष होना चाहिए। अभी तक मेरे पास कोविड के पेशेंट नहीं आए हैं, मुझे किसी ने पूछा नहीं है, तो अभी मैंने कोविड के कुछ मेडिसिन भी अपने क्लिनिक में या अपने घर में रखे नहीं है। तो ऐसा कह के नहीं चलेगा, आपको दो चार पांच कम से कम सेट आपकी खुद की फैमिली के लिए तो रखना ही है। कब जाके आपके फैमिली के ऊपर समय आएगा आपको पता नहीं है, और ये बहुत ही जल्दी रौद्र रूप धारण करेगा। तो आपको अभी प्रिपेयर होना है, दक्ष होना है मेडिसिन से और सभी एंगल से, मतलब। यस सर। वैद्य को दक्ष रहना ही चाहिए इस काल में। मुझे और एक क्वेश्चन आपको पूछना है सर कि किस लिमिट तक आयुर्वेद के वैद्यों ने या विद्यार्थियों ने पेशेंट को देखना है? हम कुछ मर्यादाएं डिफाइन कर सकते हैं क्या यहाँ पर? बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछे। बहुत से वैद्यगण जो न्यू प्रैक्टिशनर्स है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी अभी इस रणांगण में आए हैं, इनके बारे में एक थोड़ी सी गलती आजकल हो रही है कि वो डायरेक्टली ये सब पेशेंट्स को पहले 7 दिन का जो, देखो कोविड किसी को भी 2 दिन में मारता नहीं है, वो आपको अच्छे से 14 डेज करता है। पर अगर गलती से नए वैद्य या फिर स्टूडेंट्स, अभी अभी कुछ चीजें मालूम हुई होती है, कुछ नेम ऑफ द मेडिसिन मालूम हुए होते हैं, और उन चीजों को ध्यान में रख के अगर वो उसको फीवर आ गया तो एंटीबायोटिक कुछ चीजें देते हैं, या फिर मॉडर्न के एजी डाइक्लोडेक्सा, इन चीजों से उनका प्रवास शुरू हो जाता है। जो भी जिन्होंने मॉडर्न के क्लिनिक्स ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के क्लिनिक्स ज्वाइन किए हैं, वो त्रिभुवन कीर्ति, गुरुचि घनावटी, सूक्ष्म त्रिफला, इससे शुरू करते हैं। 2-4 दिन उसमें ऐसे ही निकल जाते हैं, और 5-6 दिन फिर भी फीवर नहीं जा रहा है, तो फिर टेस्टिंग किया जाता है। 7वें 8वें दिन पता चल जाता है कि एकदम कोविड स्कोर अभी 10 11 12 या 14 तक गया है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन, और फिर वो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया में पेशेंट चला जाता है, और फिर जो आईसीयू का नाटक है, इनडायरेक्टली हम कहेंगे इस चीज को कि नाटक मतलब प्रेशर ही आ जाता है ना वो, और वो आईसीयू का सभी चक्कर शुरू हो जाता है। तो अगर इन चीजों से बचना है तो सभी न्यू प्रैक्टिशनर्स, सभी वैद्यगण, सभी स्टूडेंट्स, इनको ध्यान में रखना है कि अगर कोविड इतना भी इजी होता तो कितना आसान होता ना, कोई भी बीमार नहीं पड़ता, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता। आप इतना लाइटली मत ले लो, खुद का पेशेंट हो, घर का पेशेंट हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई नया पेशेंट हो, किसी को भी ट्रीट करते समय आपके गुरुजी देते थे इसलिए आप दे रहे हैं, या फिर आपको अभी दो चार मेडिसिन पता है इसलिए आप दे रहे हैं, इतना भी इजी, इतना भी हल्का मत समझे इसको। थोड़ा सा चर्चा विमर्श करो, आपके गुरुवर या जो भी होंगे उनके साथ डिस्कशन करो, जो भी आपके यहाँ के सीनियर प्रैक्टिशनर्स है उनको उनकी आप सलाह ले लो, जो कोविड केयर सेंटर्स है उनके साथ सलाह मसलत करो, और फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। चाहे तो एलोपैथी आयुर्वेद दोनों औषधियों को आप साथ में रखो, पर कृपया करके इसको इतना लाइटली मत ले लो।
आपकी ये बात हमें पहले से ही बहुत अच्छी लगी है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पैथी की मेडिसिन साथ में चलते रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम्म संपत्ति घटित हो रही है वो हमें पता नहीं है, अननोन है, इसलिए हमें वो हम्म। तैयार रखना चाहिए। ये बात आपकी बहुत सर पसंद आई हमें। मुझे और पूछना है कि यहाँ इसमें सर मुख्य औषधियों का विचार क्या होना चाहिए, और इसमें उस औषधियों के पीछे कर्म विचार क्या रहना चाहिए सर? बेसिकली सबसे पहले तो आयु रक्षण ये सब का कर्म विचार रहना चाहिए। अभी हमें जीवित का रक्षण करना है, उसके आयु का रक्षण करना है। और यावत कंठगते प्राणः तावत कार्य प्रतिक्रिया कदाचित दैवयोगेन दृष्टारिष्टोपि जीवति, ऐसा जो सुश्रुत जी ने कहा है। तो चाहे आपके पास 25/25 कोविड स्कोर वाला भी पेशेंट क्यों ना आए, या कोई आपको उसके लिए मेडिसिन पूछे, तो आपको पहले तो उसके लिए तैयारी दर्ज करनी। फिर भी एक सीनियर कंसल्टेंट और सभी अभी आईसीयू के पेशेंट्स देखने वाले सभी मेरे मित्र और उनको वैद्य को मैं ये भी कहूंगा कि एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर कोई हमें पेशेंट देता है, अभी आधा घंटा ही बचा है, 1 घंटा ही बचा है पेशेंट का, या 1 दिन बचा है, तो उस समय भी चिकित्सा शुरू करे या ना करे, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा विमर्श होना चाहिए। पेशेंट का आयु और बाकी की चीजें, इन चीजों के ऊपर भी देखना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट स्टेज पे आयुर्वेद के हाथ में वो केस को दिया जाता है। हॉस्पिटल वाले आज तक 10 दिन पेशेंट एडमिट था तो अलाउड नहीं किया, लेकिन अभी उनको पता है कि पेशेंट 100% कल जाने वाला है, तो वो आज आयुर्वेदिक मेडिसिन देने को एक्सेप्ट करते हैं आपकी जिम्मेदारी के ऊपर। आप जिम्मेदारी लेते हैं, मेडिसिन देते हैं, पेशेंट चला जाता है। ओके, ऐसे भी अभी 5-6 केसेस हमने देख लिए। तो आगे जाके अगर जब डेथ रिपोर्ट का ऑडिट हो जाएगा, तो ऐसा ना हो दुर्दैव से कि इन सभी डेथ का जो पर्ची है वो आयुर्वेद के नाम पे डाली जाएगी। तो करेक्ट। इन चीजों के ऊपर भी शायद हमने ध्यान रखना चाहिए। जैसे काग डाली नाय बोलते हैं, कौवा बैठ गया और डाली टूट गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट ऑलरेडी ही जाने वाला था 24 घंटे में, 48 घंटे में, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आयुर्वेद को शिफ्ट किया, मेडिसिन आपने दे दिया एज अ कर्म धर्म, 1-2 डोज उसको जाते हैं आपके पास, पर्याप्त मात्रा का अगर टाइम ही नहीं रहेगा तो कैसे पेशेंट को बचा पाएंगे। तो आपने एजुकेशन अभी लोगों का भी, आपके रिलेटिव्स का भी बढ़ाना है फ्रॉम फर्स्ट डे। आई रिपीट, आपको तीनों स्टेजेस में बहुत स्कोप है। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करो। कोविड पॉजिटिव में माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर जो भी लक्षण है उसमें भी आप आयुर्वेद ही शुरू करो। और आईसीयू में जितने भी सीनियर वैद्य हैं वो सब वैद्य आईसीयू के मेडिसिन की तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए। हम खुद बहुत से आईसीयू के पेशेंट्स को अभी मेडिसिन दे रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इसमें कितनी दिक्कतें आती है। परसों की एक केस थी हमारे यहाँ के, एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट था, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें वहां पे आती। कोविड पॉजिटिव भी वो होते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं, और मतलब आईसीयू में क्या क्या मेडिसिन चाहिए ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन होता है। तो वो पेशेंट का यूरिनेशन ही नहीं हो रहा था, बाकी तो कोविड स्कोर ऑलमोस्ट उसका 18 तक था। कॉन्स्टिपेशन भी आजकल बहुत से कोविड पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो इनको मलावष्टंभ तो था ही, पर उसके साथ मूत्रावष्टंभ भी था। मलावष्टंभ तो उनका 1 दिन पहले निकल गया था, लेकिन मूत्रावष्टंभ ज्यादा था। तो इस केस में केवल हमने उस पेशेंट को, बाकी जो रेगुलर मेडिसिन थे उसके साथ, उसको गोक्षरादि क्वाथ जो अपना होता है वो क्वाथ 20-20 ml वाटर के साथ फूड पाइप से इंजेक्ट करने को बोल दिया, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे था, बाकी कोई सोर्स नहीं था, मुख से वो दवाई नहीं ले रहा था। लेकिन वो आईसीयू इंचार्ज हमसे उन्होंने बात किया, बोले कि सर इतने मेडिसिन से हो जाएगा। हमने कहा हम अभी आपके पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहे हैं, तो हम ये भी एक प्रयास करके देखते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 2 डोसेस, 2 ही डोज हो गए मॉर्निंग और इवनिंग के, शाम को उस पेशेंट ने यूरिनेशन अच्छी तरीके से पास किया, तो बाकी की जो उसके लक्षण थे उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। तो कोई भी ड्रग आईसीयू ड्रग हो सकता है, चाहे वो गोक्षरादि क्वाथ से लेके, सितोपलादी चूर्ण से लेके, समीर पन्नग से लेके, हेम गर्भ पोटली से लेके, अपना हम जो रेगुलर कोर्स में प्राणामृत योग, श्वासामृत योग, ये सब योग यूज करते हैं, या फिर आप श्वास का चिंतामणि, ये सभी जो चीजें यूज कर सकते हैं, अभी हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि वैद्य ने वैद्यत्व अपना मेंटेन रखना चाहिए। कोई भी ऐसे किट बनाया है और दिया है,
इस प्रकार का फिलहाल चीजें हमने नहीं करनी चाहिए। पेशेंट आपको छोटा हो बड़ा हो, एज लिमिट उसका कोई भी हो, कोई भी पेशेंट आए तो पहले उसके साथ फोन पे बात कीजिएगा। बहुत से रिलेटिव पेशेंट के बारे में बताते हैं, तो ऐसा मत करो। रिलेटिव्स को कहो कि आप पेशेंट को मुझे फोन करने को बोलो, आप पेशेंट के साथ खुद बात करो। अगर पेशेंट आईसीयू में है तो उसके रिपोर्ट्स वगैरह आप सब ले लो, आपका एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बनाओ। फिर रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास आने के बाद फिर उसके लक्षण भी देखो, उसको शुरुआत कहाँ से हुई, अभी लक्षण क्या क्या है, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर लक्षणों में उसको क्या क्या दिख रहा है। पहले के स्ट्रेन में और अभी के स्ट्रेन में लक्षणों में बहुत बड़ा चेंज अंतर आ गया है। पहले तो कुछ दिन हमें क्या कहते हैं कि स्मेल पता नहीं चलता था, टेस्ट पता नहीं चलता था। ओके, आजकल एक हेडेक हो जाता है 2 दिन, या पैर का दर्द पिंडिकोद्वेष्टन भी हो जाता है 2 दिन में, और पेशेंट तीसरे दिन पॉजिटिव आ जाता है। नींद ज्यादा आती है, पॉजिटिव आ जाता है। ओके, बहुत बार आलस से ज्यादा आता है, 2-3 दिन कोई वजह नहीं है और पेशेंट को आलस से लग रहा है, वो पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है। प्रतिशाय वाले और सर्दी खांसी वाले तो पॉजिटिव आ ही रहे हैं, तो इन चीजों को भी हम देख रहे हैं। तो कोई भी एक छोटा मोटा सिम्टम आजकल कोविड के समय में हमने दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि वातज पित्त ज्वर कफत ज्वर, ये जो तीनों भी ज्वर के पूर्व रूप है, ग्रंथ में क्या बताया है, जुरुम्बा त्यर्थम समीरणात्। तो अगर हमें जुरुम्बा भी ज्यादा आ रही है तो आगे जाके वातज ज्वर आने की संभावना ज्यादा है। पित्तात करेक्ट। नयनयोर दाह, पित्त में नयन में दाह उत्पन्न होता है, तो ये भी एक ज्वर का पूर्व रूप है। और कफात अन्नात अरुचिर भवेत, और कफत ज्वर में अरुचि आ जाता है। मैक्सिमम कोविड के जो केसेस है वो कफत ज्वर की तरफ जाते हैं, कफज व्यक्तियों में ज्यादा होती है, तो वो अरुचि से उत्पन्न होते हैं, अश्रद्धा से शुरू होते हैं। पर आजकल रेडनेस ऑफ आईज ये भी देखने को मिलता है, आलस से भी देखने को मिलता है, जुरुम्बा तीर्थम भी देखने को मिलता है। इसका मतलब कोविड-19 में भी हमें वातज पित्तज और कफज तीनों प्रकार के ज्वर आगे जाके देखने को मिलते हैं। पूर्व रूप में ही उसने कौन से लक्षण दिए हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो उस प्रकार से कुछ मेडिसिन में आप बदलाव भी कर सकते हैं और जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला, वैद्य ने वैद्य तो नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कोई भी डिसीज आ जाए, वात पित्त कफ और सप्त धातु और मल को हमें छोड़ना नहीं है। उसी में उस व्याधि को हमें बिठाना है। सर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जब पेशेंट एडमिट होता है तब बहुत हम्म। मात्रा में एंटीकोगुलेंट्स और स्टेरॉइड्स का यूज हो रहा है अभी सर एडमिट पेशेंट में। तो उसका कुछ हम्म। उपद्रवात्मक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्या? ऐसी कुछ केसेस आपने देखे हैं क्या? और उसमें वैद्य ने क्या विचार करना चाहिए? हाँ, ऐसी चीजें तो हो रही है सबसे। मुझे तो लगता है कि हम स्टेप वाइज जाएं तो बाकी के लोगों को भी जो इसमें है एक क्लैरिटी ऑफ थॉट भी शायद उसमें आ जाएगा। अब ये सही है गलत है क्या है, इन चीजों के ऊपर तो रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के लिए बहुत से जो लोग हैं वो ऑलरेडी बैठे हैं। हम तो प्रैक्टिशनर है, हमने प्रैक्टिशनर के एंगल से केसेस रिप्रेजेंट करने चाहिए, प्रैक्टिशनर के एंगल से डेटा देना चाहिए। जब प्रैक्टिशनर का डेटा आएगा तो उसी के ऊपर रिसर्च बनते हैं। तो गांव में हमने बहुत से कुछ केसेस ऐसे देखे। अभी मैं फलटन जाके आया, वहां के 2-4 आईसीयू में विजिट करके आया, वहां पर भी जो पेशेंट चालू थे उन सब पेशेंट्स को देख के आया। तो अभी ये पता चल गया है यहाँ के भी आईसीयू के बहुत सारे पेशेंट्स देखने के बाद कि हो क्या रहा है कि पहले ही 2-3 दिन गांव पेशेंट को जब तक आप सलाइन नहीं लगाते, कुछ इंजेक्शंस नहीं देते, तो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे ट्रीटमेंट चालू है। गांव में तो ये मेंटेलिटी ज्यादा है। और मैक्सिमम अभी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, पेशेंट को जब पहले 2 दिन बहुत सा अंग मर्द होता है, सीवियर बॉडी एक होता है, फीवर होता है, ओके, या फिर माइल्ड कफ होता है, तो जल्दी उसको ठीक लगे, क्योंकि आगे जाके फिर दूसरा कोई बताएगा कि कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर या बहुत से प्रैक्टिशनर से भी, या फिर कुछ लोग तो आजकल घर में ही क्रोसिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, डाइक्लोडेक्सा जैसी चीजें लेते हैं। तो ये सब चीजें लेने के कारण, कुछ स्टेरॉइड्स जल्दी लेने के कारण उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, बहुत से पेशेंट्स मैंने वाइसोलम के ऊपर भी देखे, पहले 7 डेज में कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो इतने हेवी स्टेरॉइड्स के ऊपर हो जाते हैं, इसी से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आगे जाके कोविड स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पेशेंट पहले 2-3 दिन में उनको एकदम अच्छा लगता है, लेकिन 5, 7 या 8वें दिन में डायरेक्टली कोविड स्कोर 10 या 14 देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही
डेंजर चीज है जिसके ऊपर हमने गौर करना चाहिए। थर्ड थिंग, पेशेंट केवल कोविड पॉजिटिव आया है, माइल्ड सिम्टम्स है उसके, उसको शायद जरूरत नहीं है बहुत बड़े मेडिसिन की, लेकिन फिर भी एज अ कोविड प्रोटोकॉल उसको फ्लैबी फ्लू से लेके सभी जो एंटीवायरल ड्रग होते हैं वो सब चीजें उसको दी जाती है। बार बार उसका जो फीवर है वो मेडिसिन दे दे के कम किया जाता है। उसका असर ये हो जाता है कि शरीर में जो रस वह स्रोतस की दृष्टि होती है वो वैसे की वैसे रहती है। ऊपर से एड ऑन इसमें क्या किया जाता है कि ऊपर से एड ऑन उसमें क्या किया जाता है कि सलाइन उस पेशेंट को लगाई जाती है। अब हम देखते हैं कि सलाइन जो है वो अगेन रस रक्त संवहन के ऊपर अफेक्ट करेगी, रस धातु की वृद्धि करेगी। रस धातु की वृद्धि करेगी तो शरीर में पुनश्च एक बार रस धातु की वृद्धि होगी जाएगी, रस रक्त संवहन एक साथ होता है। शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसा हम कहते हैं, इसी शोणित के फेन के प्रभाव से फुफ्फुस उत्पन्न हुए हैं। तो वो रस धातु वहीं पे जाके उस फुफ्फुस में जाके उसकी संचित होना शुरू हो जाता है और फिर ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक अलग सी संप्राप्ति है जिन चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई रिपीट, कि एक क्वेश्चन मार्क में एज अ प्रैक्टिशनर व्यूज ये आगे रखना चाहिए कि क्या हमें पहले 7 दिन में हेवी स्टेरॉइड्स पेशेंट को सच में देने चाहिए, क्या हमने पहले 7 दिन में हेवी एंटीवायरल सच में देने चाहिए, क्या हमने पहले 7 दिन में ये जो सलाइन होते हैं वो ज्यादा देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि जब हम पेशेंट देखते हैं कि ये चीजें नहीं दी है और साथ में उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे देते हैं तो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। यस। इसलिए ट्रीटमेंट का एक सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोटोकॉल ही बता देता हूँ। ओके, जैसे आयुष की भी गाइडलाइन है, असिम्टोमेटिक कोविड 19 के पेशेंट्स अगर रहेंगे तो आप गुडुचि घनावटी 500 mg टैबलेट दे सकते हैं डेली ट्वाइस विथ वार्म वाटर, या फिर अश्वगंधा वटी दे सकते हैं, आयुष 64 दे सकते हैं। ये टिपिकल आयुष गाइडलाइंस है। उसके साथ जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे असिम्टोमेटिक कोविड 19 पेशेंट के लिए आयुष ने हमें गुडुचि घनावटी, अश्वगंधा घनावटी या आयुष 64 देने को कहा है। उसी प्रकार से जब हम क्लिनिकली पेशेंट्स देखते हैं, असिम्टोमेटिक कोविड 19 के पेशेंट है, तो केवल शत प्लस माधव रसायन या रस माधववटी, या ये तीनों भी नहीं दिए, आपने केवल गुरुचि घनावटी और सूक्ष्म त्रिफला दे दिया महासुदर्शन काढ़े के साथ, तो भी बहुत अच्छी तरीके से वो मेंटेन होते हैं और आगे जाके उनके सिम्टम्स दिखते नहीं है। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि हाँ सर। माइल्ड कोविड पॉजिटिव माइल्ड सिम्टम्स जिनको दिखते हैं हाँ। उनमें जनरली आपको फीवर, हेडेक, ओके, ड्राई कफ, सोर थ्रोट या फिर नेजल कंजेशन देखने को मिलता है। इन पेशेंट्स ने आपने आयुष 64 अश्वगंधा या शुंठी का मिश्रण, गुड़ुचि घनावटी और गुड़ुचि प्लस पिप्पली, ये आयुष का प्रोटोकॉल है कि जो आपको उसको देना है। अब यहाँ पे आगे जाके कुछ मेडिको लीगल चीजें भी आ सकती है, तो आपको इन चीजों के ऊपर भी गौर करना है। आपके मेडिसिन में आयुष प्रोटोकॉल की भी 1-2 मेडिसिन होनी ही चाहिए, और आप जो आपके अनुभव के हिसाब से दे रहे हैं वो भी चीजें आपने एडिशनली देनी चाहिए। तो जब हमारे पास माइल्ड सिम्टम्स का जब कोई रुग्ण आ जाता है तो हम उसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में शत प्लस एज लाइक इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ओके, और इम्यूनिटी बूस्टर वी कैन से, उसको 5-5 ml 2 बार देते हैं पानी के साथ। महासुदर्शन काढ़ा एक 5-5 ml 2 बार या 3 बार उसको एज पर नीड दिया जाता है। माधव रसायन, रस माधववटी, महासुदर्शन काढ़ा, गुड़ुचि घनावटी और त्रिभुवन कीर्ति, ये चीजें उसको शुरू की जाती हैं। उसके साथ अगर उसको थोड़ी सी सर्दी खांसी हो तो उसको अमस्थावलेह या कर्पूरादेवलेह दिया जाता है। तो इसमें से 2, 3 या 5 दिन में पेशेंट अच्छी तरीके से सेटल हो जाता है। उसका जो रीडिंग है वो आपको कॉन्स्टेंटली रखना है। ओके, पहले 5-6 दिन में तो ऑक्सीजन लेवल के या बाकी की चीजों के ऊपर असर नहीं होता। आजकल तो क्या हो रहा है कि पेशेंट को हम कहते, पेशेंट का फोन आता है तो उसको कहते कि आप खांसी करके दिखाओ, तो उसकी जो इस प्रकार खांसी की जो आवाज है उस आवाज के ऊपर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कोविड स्कोर कितना हो सकता है। पहले तो हर कोई पेशेंट का तो आप HRCT स्कैन नहीं करते थे ना, आप स्टेथोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेट ही करते थे। आजकल ऑस्कल्टेशन ही बंद हो गया है, क्रिपिटेशन से लेके बाकी सभी चीजें हम आजकल सुनते ही नहीं है। डायरेक्टली HRCT स्कोर को के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड रहते हैं।
आजकल कोविड-19 में वैद्य और रुग्ण का जो स्पर्श है, संबंध है, वो टूट गया है। इसलिए हमें ज्यादातर लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। लेकिन दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेता तो रोगिणम, ये जो परीक्षण का हमें विचार दिया है ग्रंथ में, आप उसको वीडियो कॉल करो, दर्शन परीक्षा उसकी करो, उसकी खांसी की आवाज सुनो। खांसी की आवाज, आप अलग अलग प्रकार की खांसी की आवाज सुनो। आप खांसी की आवाज से अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आज से शुरू करो आप ये अंदाजा लगाना, तो आप बता सकते हैं कि इसका स्कोर 4 आएगा, 5 आएगा, 10 से नीचे आएगा, 10 से ऊपर आएगा। हमने कितने पेशेंट्स का ये अंदाजा लगाया है और वो +-1 वो अंदाजा सही ठहरा है। तो ये भी एक चीज है कि जो आप माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, आप ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के लिए भी, माइल्ड सिम्टम्स में भी, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स में भी, और कोविड पॉजिटिव विथ सीवियर सिम्टम्स या फिर आईसीयू पेशेंट्स में भी आप सबसे पहले, पेशेंट कोई भी हो, आयुर्वेद पहले शुरू करो। आप अभी आपको ये लगेगा कि सर बार बार ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अब डेटा आएगा, रिसर्च आएगा, बाद में आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिसर्च इज कंप्लीटेड, पेशेंट इज डेथ या हाँ। पेशेंट इज डेड, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिसर्च ऐसे आजकल के हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। पेशेंट पहले जिंदा रहना चाहिए, बाद में उसके ऊपर रिसर्च हो गया तो भी चलेगा। ऐसी अवस्था आजकल की है। तो आप आपके फैमिली पेशेंट्स के लिए तो एटलीस्ट एकदम आग्रही रहो, लोगों को एजुकेट करो, उनको पहले दिन से आयुर्वेद लेने के लिए आप उनको प्रवृत्त करो। आपको मैं कुछ मेडिसिन बता के रखता हूँ। ये वैद्यों की मीटिंग है, वैद्य लोगों की है, तो कुछ चीजें आप शांति से लिख के लीजिए। तो मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद रहेगा, आपके घर में इन चीजों को रखिए। कोई जल्दबाजी अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो आयुष प्रोटोकॉल की जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी बता के हो गई मेरी। माइल्ड टू मॉडरेट अगर सिम्टम्स रहेंगे तो उनमें आप सुदर्शन गणावटी, नागरादि कषाय, सितोपलादि चूर्ण शहद के साथ, व्योषादि वटी, यष्टि मधु चूर्ण वटी, इन चीजों को दे सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आयुष प्रोटोकॉल है कि जो हमें फॉलो करनी ही है। उसके साथ उसके साथ आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप और कुछ चीजों को उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, आई रिपीट, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप और कुछ चीजों को उनमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको एज पर नीड आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप पहले दिन से क्या करो, जैसे ही कोविड पेशेंट आपके पास आएगा या आपको उसके लक्षण देखने को मिलेंगे, तो बहुत बार ऐसे हो रहा है आजकल की टेस्ट के लिए भी 4-4 5-5 दिन का वेटिंग है। तब तक लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं और बाद में उनको पता चला वो पॉजिटिव हो गए। कुछ लोग जल्दी ठीक होते हैं तो वो बाहर घूमने लगते हैं, फिर वो स्प्रेडर बन जाते हैं, वो बहुत जल्दी बहुत लोगों को ये अपना जो डिसीज है वो फैलाते हैं, उसका प्रसाद दे देते हैं। तो इसलिए एज अ वैद्य, एज ए प्रैक्टिशनर, हमें ये भी चीजें में रखनी है। इन चीजों को भी हम आग्रही रहे। ओके, इन चीजों को भी हम आग्रही रहे कि वो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का वो फॉलो करे और उसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करे। तो आज तक के सक्सेसफुल जितने भी पेशेंट्स और जितने भी प्रोटोकॉल देखे, उसमें से मैं आपको कुछ मेरे अनुभव बता देना चाहता हूँ। ओके, तो उसमें सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इस प्रकार के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए या आपके पास चाहिए ज्वरामृत योग। ओके, ज्वरामृत योग में काढ़े चिरायत, कुटकी, पिप्पली, काढ़े चिरायत, कुटकी, पिप्पली, इंद्रयव, रिंगणी, कचौरक, बिबितक, देवदार, हरितकी, मरीच, कटफल, अतिविषा, आमलकी, पुष्कर मूल, चित्रक और श्रृंगी, इसका कॉम्बिनेशन है। सभी द्रव्यों को सम प्रमाण में आपको लेना है और ये 2 बार ज्वार योग, तो ज्वार योग आपको 2 बार उबाल के, मतलब काढ़ा बना के पेशेंट को देना है। उसके साथ आप महासुदर्शन काढ़ा, गुड़ुचि घनावटी और त्रिभुवन कीर्ति फीवर के हिसाब से दे सकते हैं। अगर फीवर कंसिस्टेंटली 3 to 4 डेज से ज्यादा रह रहा है, वो कम ही नहीं हो रहा है, तो आप उस केस में जय मंगल रस दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हायर जाता है, लेकिन आप इसके ऊपर भी अपने सीनियर से कंसल्टेशन करके आप इस चीज को भी शुरू कर सकते हैं।
उसके बाद उसी समय आपको रस माधववटी और माधव रसायन एक एक गोली शुरू करना है। सिम्टम्स ज्यादा रहेंगे तो एक एक गोली आप 3 बार भी इसकी दे सकते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको कि सबसे पहले आपको जो अपना रिसर्च मेडिसिन है, जो नायडो हॉस्पिटल में भी उसके ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, शत प्लस, इसको आप 5-5 ml 5 ml 2 टाइम्स पानी के साथ दे सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सभी चीजें अगर आप साथ में देंगे रिजल्ट अच्छा है। लोग बहुत पेशेंट्स में बहुत नए स्टूडेंट्स या फिर अपने कुछ फ्रेंचाइजी मेंबर्स क्या करते हैं कि इनमें से एक दो उनके पास अवेलेबल होते हैं, वो दे देते हैं, 2-4 दिन उसमें निकल जाते हैं, और फिर पूछा तो बताते हैं कि सर ये अवेलेबल नहीं था तो ये दे दिया वो दे दिया। तो ऐसे मत करो। अनुभव किसको कहते हैं कि आपने कुछ चीजों का एक सम्मिश्रण करने के बाद, आपने कुछ चीजों को इकट्ठा करने के बाद 2-3-4 संयोग से भी द्रव्य काम करते हैं ना। तो इस संयोग संयोग की जो महती है, संयोग का जो फल है, वो फल हम आपको बता रहे हैं। इसमें जिस कंपनी का जो बेस्ट मेडिसिन है वो बताया है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे ऊपर डिपेंड रहना है या और किसी के ऊपर डिपेंड रहना है। ये तो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टैंडर्ड कंपनी के मेडिसिन है। आपको परचेस करने हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए, आपको आपके पास रखने हैं। तो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के सभी पेशेंट्स, ओके, आप केवल शत प्लस, माधव रसायन, रस माधववटी, महासुदर्शन काढ़ा, ज्वरामृत योग, गुड़ुचि घनावटी और त्रिभुवन कीर्ति रस, और अगर उसको थोड़ी सर्दी खांसी रहेगी तो अमस्थावलेह या कर्पूरादेवलेह, फिनिश। इसी 8 औषधियों में आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा मैनेज कर सकते हो। ओके, पूरे माइल्ड टू मॉडरेट सभी केसेस इसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट होते हैं। आई रिपीट, मैं थोड़ा सा अपनी ही लोग है ये सब, और मुझे आशा है कि कोई दुरुपयोग नहीं करेगा इन चीजों का, क्योंकि जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सब अपने फ्रेंचाइजी होल्डर्स, गुरुकुल के स्टूडेंट्स और सभी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी कोर्सेज किए हैं, बस इन्हीं वैद्यों के लिए और विद्यार्थियों के लिए आज का सेमिनार है। और इसका उद्देश्य एकदम इंटेंशन प्योर है। हमें अपने नजदीक के लोग, अपनी फैमिली, अपने लोगों को पहले बचाना है। कि हम फ्लाइट में जब बैठते हैं तो फ्लाइट में बैठने के बाद वो एयर होस्टेस आती है और बताती है कि कोई अगर दुर्घटना यहाँ पे घटित हो जाती है तो ध्यान में रखिएगा कि ऊपर से एक मास्क आएगा जो ऑक्सीजन मास्क है, आप आपके मुंह के ऊपर लगा सकते हो। और वो बताते हैं कि ध्यान में रखिएगा दूसरों की सहायता करने से पहले खुद का मास्क अच्छी तरीके से लगाना ना भूलिए। तो यही चीज आपको इस कोविड सिचुएशन में भी करनी है। दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी फैमिली को आपको सेव करना है, खुद को आपको सेव करना है। और अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे सभी केशा आयुर्वेद के, काया आयुर्वेद के मेंबर, प्राचीन संहिता गुरुकुल के मेंबर, ज्ञान संकुल विद्यार्थी संघ के सभी अपने विद्यार्थीगण, सभी अपने संहिता वाचन ग्रुप के सभी अपने प्रिय शिष्यगण, और उसी के साथ जितने भी अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज किए हुए सब वैद्यगण और विद्यार्थी, इन सब के लिए आज का स्पेशल वेबिनार है। बहुत से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट से ये लिया है। और इसमें जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो अनुभूति के आधार पर, आज तक जितने भी 1,500-2,000 पेशेंट ट्रीट किए उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी चीजें आप आपके लिए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए और फिर आपके पेशेंट्स के लिए भी आयुष का प्रोटोकॉल फॉलो करके, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करके आप इनको इस्तेमाल करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ तक थे कि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स तक हमने देखा। अब हम थोड़ा सा सीवियर सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। जब आपको आईसीयू में पेशेंट को भेजना है या नहीं भेजना है, कहाँ रुकना है, हमारा एक सिद्धांत है, आयुष्यात कुठं थांबायचं ते समजलं पाहिजे। तो लाइफ यस। में हमें कहाँ रुकना है ये भी पता होना चाहिए। तो पहले तो बात मैंने फिर से क्लियर की कि आयुर्वेद और एलोपैथी सभी दोनों ट्रीटमेंट्स उसको साथ में रखो। थैंक्स गॉड वी आर आयुर्वेद वैद्य कि हमें एलोपैथी का भी ज्ञान है। तो आप कम से कम पहले 2-4 दिन में हेवी स्टेरॉइड और हेवी जो एंटीवायरल ड्रग है, अगर आपके पेशेंट की सिम्टम्स लेस है तो बिल्कुल भी वो देने को तैयार मत हो जाओ। वो तो एज अ प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब करेंगे ही, लेकिन क्या खाना क्या नहीं खाना वो आपके और आपके पेशेंट के हाथ में है। और आप उनको अच्छी तरीके से, जो अभी जो भी मैंने मेडिसिन बताई, शत प्लस, माधव रसायन, रस माधववटी, ज्वरामृत योग, महासुदर्शन काढ़ा, त्रिभुवन कीर्ति, गुडुचि घनावटी और अमस्था या फिर कर्पूरा अवलेह, दोनों में से एक।
ये चीजें आप देखो उनको अच्छी तरीके से पहले माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर पेशेंट थोड़ी सी खांसी उसकी बढ़ जाती है तो उसको कासामृत योग शुरू करो। ओके, आई रिपीट, अगर उसकी खांसी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप उसको कासामृत योग शुरू करो। कासामृत योग में हरित की, आमल की, पिप्पली, धम्मासा, कर्कट श्रृंगी, रिंगणी और पुनर्नवा सभी द्रव्य औषधियां ही है। करना है, हो सके तो काढ़ा करके देना है 2 बार, नहीं हो सके तो एटलीस्ट उसको शहद के साथ देना शुरू करो या पानी के साथ देना शुरू करो। तो ये चीज आपको बिना भूले उसकी एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करनी है, थोड़ी भी अगर उसकी खांसी बढ़ जाती है। या फिर अपने जो तुलसी योग सिरप है वो एक सिरप आप एडिशनली शुरू कर सकते हैं, या कॉफिक्स बोल के भी एक अपना सिरप है उसको आप एडिशनली शुरू कर सकते हैं, खांसी कितनी है इसका अंदाजा लगा के। आपको, आप पेशेंट को खांसी करने को बोल दीजिए तो उसके खांसी के साउंड के ऊपर आप उसका इनडायरेक्टली एचआरसीटी स्कोर जज कर पाएंगे। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अगर पेशेंट ने एचआरसीटी स्कोर नहीं किया है तो एज अ सेफ्टी मैं तो आप सब लोगों को बताऊंगा कि आप ब्लड टेस्ट, उसमें पूरा सीबीसी काउंट, उसके साथ डी डाइमर वैल्यूज, यार फेरिटिन लेवल, सीआरपी लेवल, इन चीजों का परीक्षण करने को बोल ही दे दो। कम से कम इतने तो यूरिक एसिड से लेके इतने तो कम से कम परीक्षण हमारे पास होने चाहिए उस पेशेंट के। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी अच्छा हो जाएगा और पेशेंट को जज करने के लिए भी आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। ऊपर से पेशेंट अगर अबव 40 है या फिर कोमॉर्बिड है या फिर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, 10-12 साल से अगर कुछ वो इकोस्प्रिन जैसी दवाइयां ले रहा है या फिर मेटफॉर्मिन जैसी कुछ डायबिटिक की ड्रग्स ले रहा है या थायराइड के ड्रग पे आजकल बहुत सी महिलाएं होती है, तो इनका तो आप बिना कोई संदेह पहले लेबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करवा ले लो, तो जाके आपको उनके ब्लड वैल्यूज भी पता चल जाएगी, उसके हिसाब से आप आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर पाएंगे। और एचआरसीटी आजकल तो 3rd या 4th डे को ही एचआरसीटी किया जाता है, क्योंकि ये नया जो स्ट्रेन है वो 4th-5वें दिन में एकदम 8-10 तक एचआरसीटी स्कोर को पेशेंट को लेके जाता है। तो इस चीज को भी हमें नहीं भूलना है, एचआरसीटी एज अर्ली एज पॉसिबल हमने करना है। और एचआरसीटी में अगर 0 to मतलब 1-2 से लेके 22 तक स्कोर अगर आपका आता है तो आपको आगे के 2 चार्टन में अभी बताऊंगा आपको, प्राणामृत योग और श्वासामृत योग, ये 2 चार्टन आगे के आपको उसको शुरू करने हैं। प्राणामृत योग जो है इसमें हमने श्वास कुठार, हेमगर्भ रस, अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, सितोपलादी चूर्ण, समीर पन्नग और लक्ष्मी विलास, इन चीजों का कॉम्बिनेशन किया है। बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट इसका मिलता है। तो आपको अगर पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम होते चली जा रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ओके, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्राणामृत बहुत ही अच्छा काम आपको करेगा। और उसको सांस लेने को जो तकलीफ हो रही है, सांस जो फूल रही है, उसको मेंटेन करने का काम आपका श्वासामृत योग करेगा। तो मैं श्वासामृत के भी कंटेंट्स आपको बता देता हूँ। तो श्वासामृत में सितोपलादी चूर्ण, सूत शेखर, लक्ष्मी विलास, रिंगणी, रस सिंदूर, श्वास काश चिंतामणि, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, कोष्ठ, भारंगी और पुष्कर मूल, इन चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। उसकी एक एक पुड़ी बना के 2 बार शहद के साथ आपको देना है। अगर पेशेंट घर पर ही है, आज तक हमने 14th तक मतलब 10, 12, 14 स्कोर तक पेशेंट को घर में अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, रहे हैं पेशेंट आयुर्वेद और एलोपैथी के साथ में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में। तो एकदम सिटी स्कोर 8, 10, 12 आ गया तो आप डरो भी मत, थोड़ा सा उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो, उसकी तरफ ध्यान दे दो। और अगर फर्स्ट डे से पेशेंट आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, आई रिपीट अगेन, आयुर्वेद एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे अगर फर्स्ट डे से है, अगर उसको अच्छी सी ट्रीटमेंट चालू है, होम आइसोलेशन में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप घर पर भी उसको 10, 12, 14 तक अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अगर उसका ओटो अच्छा है तो। यस। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ चीज में गड़बड़ी हो जाती है, ओटो सैचुरेशन उसका कम हो जाता है, पेशेंट ब्रीथलेस हो जाता है, उसको अभी आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत है, तो
आपका अहंकार दूसरी तरफ रख के पहले पेशेंट को आप आईसीयू में शिफ्ट करो। कोई भी उसको ऑक्सीजन बेड की अभी जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए। ऑक्सीजन बेड या फिर वेंटिलेटर की जहां पर उपलब्धि है, सुविधा है, वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करो। और वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद जो भी उसके सिम्टम्स है, उन सिम्टम्स के साथ यही चीजें देख के तो ऐसा लगा कि आपके साथ भी कोई बात की होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ मेरे शेयर होने चाहिए, उससे जो भी अपने फॉलोअर्स है। देखो, दो ही चीज होती है दुनिया में। एक होते हैं आपको फॉलो करने वाले, आपको पसंद करने वाले। वो आपकी चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखेंगे, उसको सराहेंगे। उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस समझ के वो उस एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे और अपने प्रैक्टिस में उसका फायदा करेंगे, आगे जाएंगे। दूसरे ये होते हैं कि वो उनको आपका अस्तित्व ही मान्य नहीं है, उनको आप ही पसंद नहीं हो। तो आप कितना भी अच्छा बताओ, उनको आपकी कोई भी चीज पसंद आने ही वाली नहीं है। ओके, वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो हमेशा आपको जो प्रिय है उनके लिए आपने काम करते रहना चाहिए। दुनिया में एक कौरव और पांडव जैसा सभी जगह पे रहेगा। ये तो अभी जो हो गया है वो तो धर्म युद्ध ही है। आप कौरवों की तरफ अभी ध्यान ही मत दे दो, आप पांडवों के पक्ष में जाओ। आप चार पांच भी होंगे तो भी चलेगा, एक दूसरे के साथ रहो। जिनको आप प्यार करते हैं और आप जिनको प्यार करते हैं उन लोगों को समझो, उनको उनके पीछे लग के आयुर्वेद शुरू करो। आई रिपीट, जिनको आप प्यार करते हैं और जो लोग आपके ऊपर प्यार करते हैं, उतना ही आपकी सोसाइटी है, उतना ही आपका समाज है। अपने सिद्धांत बहुत सिंपल और स्वीट होते हैं। आप सब लोगों को तो पता है, आप लोग सभी अपने गुरुकुल के विद्यार्थी हो। तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं और आप जिनको प्यार करते हैं, वही आपका समाज है। मैं आप सब लोगों के ऊपर प्यार करता हूँ, इसलिए मैं विनम्रता से आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि इससे अपने फैमिली में भी दो चार पांच लोग भी बच जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अपने केश आयुर्वेद फैमिली में, गुरुकुल के फैमिली में बहुत सी फैमिलीज को इसका फायदा हुआ है, वो बच गए हैं, उनके फीडबैक्स आए हैं। और इसीलिए तो और फैमिलीज को किस प्रकार से इसका सपोर्ट हो जाए, इसलिए इस नॉलेज को शेयर किया जा रहा है। अपना नहीं है, आदरणीय जमदग्नि सर जी का है, जोयल सर जी की देन है। सभी जो वैद्य वर्ग है जिनके पास आज तक मैं सीखा हूँ, जितने भी वैद्य जो गुरुकुल में सिखाने को आए हैं, और चरक सुश्रुतवाद जी जिन्होंने एक सिस्टम दिया है हमें। इतना बड़ा आदर्श आयुर्वेद हमारे पास होते हुए भी ये हमारा दौर्भाग्य है कि आयुर्वेद को उतना राजाश्रय नहीं मिला। पर यस, आपको उतना नहीं है, लोकाश्रय बहुत मिल गया है। इसलिए अपने लोगों के लिए आप आयुर्वेद देना शुरू करो, आपको यश प्राप्ति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम आ रहे थे प्राणामृत और श्वासामृत योग कौन से स्टेज में किस प्रकार से देना है, इसके बारे में हमने भी चर्चा की। तो ये चीजों दोनों भी चीजों आपको ध्यान में रखनी है। 10 12 14 तक स्कोर अगर रहेगा तो आप दे सकते हैं। अब हमने पेशेंट शिफ्ट किया है वेंटिलेटर में या फिर आईसीयू में, ऑक्सीजन बेड में पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और उसको 10 12 या 14 स्कोर है। उसका O2 लेवल ड्रॉप होके 80 तक आया है, 70 तक आया है या 72 तक आया है, वो ब्रीथलेस फील कर रहा है। हायर ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर अगर उसको शिफ्ट किया जाता है या फिर बाईपैप मशीन पे अगर उसको लिया जाता है तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो रहा है। लेकिन जैसे ही मशीन हटा दी जाती है, वो बाथरूम के लिए बाहर जाता है तो चल नहीं सकता है, उसका ऑटो ड्रॉप हो जाता है, थकान जल्दी ज्यादा आती है। तो ऐसे पेशेंट्स में प्राणामृत और श्वासामृत एक्सलेंट एक्सलेंट वर्किंग करते हैं। 4 4 घंटे बाद आप इन चीजों का चाटन उसको दे सकते हैं। पेशेंट भी चाटन लेने की क्षमता में, सहायता में होता है। तो अगर आप वहाँ के डॉक्टर्स को या फिर वहाँ के वार्ड बॉय को एजुकेट करेंगे या पेशेंट को भी बता के रखेंगे तो वो अच्छी तरीके से चाटन लेता है। आप आईसीयू इंचार्ज के साथ बातें करना शुरू करो। अगर आप उनके साथ बातें करते हैं तो वो भी आपको एज अ डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं और आपकी ट्रीटमेंट देने को सहायता अच्छी हो जाती है। तो आपको बिना किसी को बताए मेडिसिन जा रहा है ये भी नौबत नहीं आती। और मैं तो प्रयास करूंगा कि आप सभी लोग परमिशन निकाल के अच्छी तरीके से आईसीयू इंचार्ज से बात करके पेशेंट की कंसेंट लेके मेडिसिन दिया करो, तो आगे जाके भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तीसरा है कि अगर वो वेंटिलेटर पे है और उसको आपको अभी मेडिसिन देने में दिक्कत आ रही है, वहां के असिस्टेंट डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम उसको मेडिसिन नहीं दे पा रहे, तो उस समय आपको प्राणामृत या श्वासामृत योग शहद के साथ नहीं देने हैं। आपको वो दोनों पुड़िया
एक कप पानी में डाल के, पानी में अच्छी से घुल मिला के मिक्स करके सिरिंज में भर के फूड पाइप से इंजेक्ट करनी है। ओके, आप सब लोगों को समझ में आ गया। आप ये दोनों पुड़िया एक कप गुनगुने पानी या सादे पानी में भी आप डालो, अच्छी तरीके से मिक्स करो, 100 ml सिरिंज में इन चीजों को ले लो और वो फूड पाइप से इंजेक्ट करो, उसका भी एक्सलेंट रिजल्ट आ जाता है। उसी के साथ कल डॉक्टर सुनील जगताप जी का भी आपने एक वीडियो देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया था, साई स्नेह कोविड सेंटर बोल के कात्रज में है। वहां पे उन्होंने सभी पेशेंट्स को शत प्लस भी शुरू किया जब उनको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। तो 10-10 ml शत प्लस 4 बार अगर दिन में आप देते हैं तो 20-22 कोविड स्कोर तक भी, 13, 14, 17, 20, 20, 22 यहाँ तक के कोविड स्कोर को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। उसका सबसे पहला फायदा ये हो जाता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होना शुरू अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है। सेकंड थिंग, पेशेंट डिटोरिएट होता नहीं है। थर्ड थिंग, उसका इम्यूनिटी अच्छे से मेंटेन हो जाता है। एंड फोर्थ थिंग, जो भी उसको अलाइड ट्रीटमेंट चालू है, क्योंकि ये तो सब एडजुवेंट थेरेपी हो गई ना, तो उसको जो भी बेसिक उसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चालू है, उस ट्रीटमेंट को पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपने इन मेडिसिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पहले ही दिन इन चीजों को शुरू करना चाहिए। तो वेंटिलेटर के बाद हम आते हैं थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे, 25-24 वगैरह स्कोर है, O2 सेचुरेशन एकदम ड्रॉप डाउन हो गया है, प्लेटलेट कम हो गए हैं। उसके बाद पेशेंट को बहुत बार ऐसे हो जाता है कि उसका HB भी लो हो जाता है। ओके, यूरिन स्टक हो जाती है। अब मतलब मोर क्रिटिकल बन गया है सब चीज, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अब क्या करें, तो ये क्रिटिकल स्टेज में आपको क्या करना है कि पर आवर पर डे लक्षण के हिसाब से कुछ मेडिसिन देने हैं। जैसे हमने कहा कि आईसीयू में अगर उसका यूरिन स्टक हो गया है तो उसको गोक्षरादि काढ़ा दे दो। अगर वो कॉन्स्टिपेशन आ गया है, उसको मल प्रवर्तन ही उसका नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप आरगवत कपिलावटी दे दो, या फिर आपके पास अगर जो भी होगा वो गंधर्व हरित वगैरह आप वहां पे दे दो, अभयरिष्ट आप दे सकते हैं। उसको अगर प्लेटलेट ड्रॉप हो गई तो पपिया की सिरप मिलते हैं या प्लेटामृत मिलता है वो दे दो, या फिर सबसे एक्सलेंट मेडिसिन है सुवर्ण सूत शेखर। सुवर्ण सूत शेखर की एक टैबलेट से 30,000 प्लेटलेट्स बड़े हुए मैंने खुद देखे हैं। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस क्रिटिकल मैनेजमेंट में पता होनी चाहिए। तो चेकर का भी आप वहां पे एक होते हैं तो 30,000 से ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स। तो 2-3 बार आप देंगे तो अच्छी तरीके से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। पूरा स्वेलिंग होता है पूरे बॉडी में पेशेंट को। तो जब पेशेंट को स्वेलिंग होता है, रसवस स्रोतस की दृष्टि भी है, तो आप वहां पे पुनर्नवा मंडूर उसको एक एक गोली 3 बार दे सकते हैं। उससे HB भी बढ़ता है और शोध भी कम होता है। मतलब पांडु जैसी संप्राप्ति वहां पे घटित हुई है, शोध भी है और HB भी ड्रॉप डाउन है। तो केवल पुनर्नवा मंडूर आप देंगे तो उससे शोध भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पे हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ड्रॉप डाउन नहीं होता, धीरे 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 उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये सभी चीजें क्रिटिकल केयर मैनेज, अब आईसीयू से भी हम सीसीयू में गए हैं, क्रिटिकल केयर को हम ध्यान में दे रहे हैं। तो वहां पे हेम गर्भ पोटली का चाटन भी आप साथ में रख सकते हैं। हेम गर्भ पोटली आप चाटन के दौर पर जहाँ पे जरूरत रहेगी वहां पे दे सकते हैं। रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर है, ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, वो अच्छा काम करता है। श्वासकाश चिंतामणि है, इसका भी फायदा इस केस में ज्यादा होता है। तो ये जो सभी चीजें हैं, ये चीजें आपको लास्ट मोमेंट पे क्रिटिकल केयर के समय आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद हम जाते हैं कि पोस्ट कोविड सिचुएशंस के ऊपर। तो पोस्ट कोविड में बहुत बार डेथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, आई रिपीट, पोस्ट कोविड में भी डेथ रेट ज्यादा है। बहुत से लोग 14-15 दिन कोविड से तो ट्रीट हो गए लेकिन फिर भी आईसीयू में है। उनका लंग फाइब्रोसिस हो गया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन ही नहीं हो रहा है, तो वो एकदम से एमआई में जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट उनको आ जाता है या फिर पैरालिसिस हो जाता है, या कुछ पेशेंट्स को मल्टी ऑर्गन फेल्योर होके या किडनी फेल्योर होके वो जाते हैं। तो ऐसे चीजों में आपको उसका बलवर्धक, शक्तिवर्धक
आपने साथ में रखनी चाहिए। उनको आप शत प्लस दे दो 5-5 ml 2 बार, मधुमालिनी वसंत दे दो, या फिर आप उसको अपना विश्व पंडरी का जो है माधव रसायन प्लस, ये आप शुरू कर दो। और उसी के साथ लक्षण के हिसाब से खरजूरादि मंत्र या फिर आहार विहारीय द्रव्य है, उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। आज का जो सेशन है वो मैक्सिमम हमने मेडिसिन और टारगेट और लाक्षणिक चिकित्सा, इन चीजों के ऊपर फोकस किया, इसलिए आहार और विहार के ऊपर ज्यादा बात नहीं की। उसके सभी जो मैसेजेस है मैंने ऑलरेडी भेजे हैं और आप सब लोगों को वो पता भी है। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस। तो ये जो चीजें हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास घर में खुद के लिए भी और आपके नजदीक के फैमिली के लिए भी शत प्लस, माधव रसायन, रस माधववटी, महासुदर्शन काढ़ा, गुरुची घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, अमस्थावलेह, कर्पूरादि अवलेह, उसके बाद ज्वरामृत योग, कासामृत योग, ज्वर कासामृत योग, प्राणामृत योग और श्वासामृत योग, ये होना ही चाहिए। उसके साथ एडिशनली श्वासोनील, श्वास कुठार, पुनर्नवा मंडूर, हेमगर्भ पोट्टली, श्वास का चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। ओके, और कुछ आईसीयू के मेडिसिन जैसे रस सिंदूर है, बाकी के है, मल्ल सिंदूर है, वो एज पर द नीड वो लेने हैं। इसमें भी जो नए और जूनियर वैद्य हैं, मैं इन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दबाजी में आके आप डायरेक्टली पेशेंट ट्रीट करते समय उसको बहुत केयर लेके करो, या फिर आप किसी भी आपके सीनियर या वैद्य के साथ कंसल्ट करके ट्रीटमेंट शुरू करो। सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखो, सब चीजों के ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे से रखो। हर एक पेशेंट का कंपलसरी जितना हो सके आप सभी टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन जो मॉडर्न में अभी दिए हैं उन सभी के इन्वेस्टिगेशंस को अच्छी तरीके से रखो। हमने जो शत प्लस के भी इन्वेस्टिगेशंस किए थे उसमें भी पता चला कि वो किलर सेल्स जो है उनको भी बढ़ाता है, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसा करता है, मतलब बढ़ी हुई इम्यूनिटी को कम करता है, कम हुआ है इम्यूनिटी को उसको बढ़ाता है। तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका जो अल्कली और अल्कलाइन है वो पीएच भी एकदम रक्त सापेक्ष होने के कारण उसका जो एब्सॉर्प्शन है वो भी बहुत जल्दी होता है। तो इन सब चीजों को भी हमने ध्यान में रखना है और साथ में अपने डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे से रखने हैं, क्योंकि आगे जाके पता नहीं कि यस इंटरल्यूकिन 6 के ऊपर भी अच्छा फायदा होता है। इन चीजों के ऊपर भी हमने ध्यान देना चाहिए। तो मुझे इतना बताना था एज ए रैपिड फायर राउंड मैंने बताई है। यस। क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम बेसिक हमें पूछना है सर कि कुछ स्पेशल कंडीशंस जो होते हैं, जैसे गर्भिणी होती है और वो कोविड पॉजिटिव होती है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट लाइन रहना चाहिए, या फिर पीडियाट्रिक्स के पेशेंट जो होते हैं वो छोटे बच्चे वगैरह, उसमें हम्म, मात्रा या ये डोसेज जो होते हैं, काल जो होते हैं, उसमें कुछ फर्क करना है क्या सर? डेफिनेटली इसमें भी दो चीजें हैं। कोविड इज अनप्रेडिक्टेबल, तो ऐसे किसी ने नहीं करना है कि सभी चीजों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो पेडियाट्रिक है, चाहे आपके फ्रेंड्स भी होंगे ना, तो उनके साथ भी आप सलाह मसलत ले लो। आपके जो एमबीबीएस में भी फ्रेंड्स है, या फिर आपके जो आयुर्वेद में भी आगे जाके गायनेकोलॉजिस्ट है, आयुर्वेद के पेडियाट्रिशियन है, उनके साथ आप सलाह मसलत ले लो, सब मिलके उस पेशेंट को आप ट्रीट करो। मैक्सिमम ये देखने को मिला है कि गर्भिणी है और अगर उसको कोविड हुआ है तो आप अच्छी सी केयर लेके उसका डिलीवरी के टाइम पे बेबी को कोविड ना हो, इसकी आप जो केयर है आइसोलेशन से लेके सभी चीजों में आप कर सकते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में गर्भिणी को क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है, फिर भी उनमें एज ए सेफ्टी आप माँ सुदर्शन काढ़ा, गुरुची घनवटी या फिर शत प्लस, ये चीजें दे सकते हैं। एक्चुअली अभी जितना हम्म। हो सके आप अगर हर्बल मेडिसिन यूज करेंगे ऐसी चीजों में, तो वो ज्यादा शरीर को साथ में होता है और जल्दी पेशेंट ट्रीट भी होता है, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो गर्भिणी माता, स्तन्यदा माता, इसमें आप ज्वरामृत योग या कासामृत योग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है
डी डाइमर वैल्यू, सीआरपी वैल्यू, IL-6 वैल्यू, ये सब बढ़ने का और रक्त का और उसका चिकित्सा में कुछ ऐसा कुछ संबंध है क्या, और उसकी कुछ संप्राप्ति हम बता सकते हैं क्या? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डी डाइमर वैल्यूज बढ़ते हैं, सीआरपी वैल्यूज बढ़ते हैं, या फिर हम कहेंगे कि IL-6 की वैल्यूज बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इन चीजों को देखते हैं कि ये सभी चीजें रक्त का घटक है। हमारे आयुर्वेद में रक्त को पंचभौतिक बताया है, तो हर एक चीज का एक एक स्रोतस है। तो रक्त व स्रोतस में जो भी ये वैल्यूज है, चाहे वो भाव पदार्थ है ना, और अगर किसी भाव पदार्थ को आप काउंट कर सकते हैं, उसका अगर अपने शरीर में उसकी उपलब्धि है, तो उसका कोई ना कोई तो एक स्रोतस है ना। इसलिए अभिजीत सराफ सर भी देखो, उनके लेक्चर में हमेशा कहते थे कि T3 स्रोतस, T4 स्रोतस, TSH स्रोतस। ओके, तो जो यावत शरीर में जितने भी भाव पदार्थ रहेंगे उनको वहन करने वाले स्रोतस रहेंगे। तो अगर ये डी डाइमर रहे, या फिर ये IL-6 रहे, या फिर फेरिटिन रहे, CRP रहे, यूरिक एसिड रहे, ओके, SGPT वगैरह सब ये वैल्यूज है। हर एक जितने भी हार्मोन्स ढूंढे हैं, जितने भी प्रोटीन्स बॉडी के ढूंढे हैं, जितने भी वैल्यूज बॉडी में ढूंढी है, तो ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तौर पे जाता है। आयुर्वेद में जो रक्त परीक्षण है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है, और एलोपैथी का जो रक्त परीक्षण है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। इसलिए वो हर एक चीज का नंबर बताएंगे। संख्या संप्राप्ति जो है वो एलोपैथी में ज्यादा फॉलो की जाती है, और आयुर्वेद में जो है सामान्य विशेष चीजों को ज्यादा फॉलो किया जाता है। गुणात्मक संप्राप्ति को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए रक्त धातु का परीक्षण आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वो गुणात्मक परीक्षण है, और एलोपैथी के हिसाब से आप देखते हैं तो वो संख्यात्मक परीक्षण है। और ये संख्या और गुण में क्या अंतर आ जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट अंतर उसमें आ जाता है कि संख्यात्मक संप्राप्ति में आप मोर स्पेसिफिक जा सकते हैं। तो अगर आपको मोर स्पेसिफिक जाना है तो संख्यात्मक संप्राप्ति को डिनाई किया नहीं है हमारे आचार्यों ने। ज्वर है उसको आप हीन, मध्यम और उत्तम इस कैटेगरी में भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में डाल सकते हैं। और ज्वर को अगर आप 99.5, 100, 100.1, 1, 3, 0, 1 इस कैटेगरी में डालेंगे संख्यात्मक संप्राप्ति में, तो चरक जी को कुछ दुख नहीं होने वाला है। वो सुखी हो जाएंगे कि वाह वाह वाह, मेरे वैद्यों की आगे की पीढ़ी कितना शार्प हो गई है, ज्वर को केवल हीन, मध्यम, उत्तम वेग के हिसाब से नहीं बता रही है, संख्यात्मक संपत्ति में ज्वर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है ना। तो अगर आप फीवर को क्वालिटेटिव से लेके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डालते हैं तो इट इज वेरी गुड थिंग। उसी प्रकार से अगर आप रक्त धातु को भी, उसके जो घटक है उनको आप संख्यात्मक संप्राप्ति में डालते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आपको ये जो वैल्यूज है वो वैल्यूज अच्छी तरीके से देखनी है संख्यात्मक संप्राप्ति में जाके। डी डाइमर बढ़ता है तो आगे जाके ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए तो मॉडर्न के डॉक्टर्स उनको एज अर्ली एज पॉसिबल इकोस्प्रिन या कोई भी जो एंटीकोआगुलेंट ड्रग है या ब्लड थिनर ड्रग है वो शुरू कर देते हैं। जैसे इन्फेक्शन बढ़ने शुरू होता है वैसे सीआरपी वैल्यूज बढ़ते हैं। पहली वेव जब थी तब लोग RT-PCR से पहले ही सीआरपी चेक करते थे। सीआरपी अगर 20-30 हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो 100 उसको 100% पॉजिटिव ही समझते थे। मैंने 100 तक सीआरपी वैल्यूज बढ़े हुए केसेस उस समय देखे हैं। तो ये सब केसेस वो चेंज हो रहे हैं। सीआरपी वैल्यूज रहे, डी डाइमर वैल्यूज रहे, फेरिटिन वैल्यूज रहे, IL-6 रहे, ये तो पहले हम कभी देखते नहीं थे ना। तो ये कोविड की विशेषता ही है। तो उस विषय मतलब यत्र संघा ख वैगुण्यक व्याधि तत्रोपजायते, ये एक सिद्धांत तो होता है किसी भी शरीर का व्याधि उत्पत्ति का, जहां पे संघ होगा वहां पे ख वैगुण्य आ जाएगा। ये शरीर का भी प्रभाव है। उसी प्रकार कुछ लक्षण व्याधि प्रभाव के होते हैं। कुछ लक्षण कैसे होते हैं? व्याधि प्रभाव के होते हैं, मतलब वो व्याधि का ही लक्षण है, इस प्रकार से हमें लेना चाहिए। और उसी प्रकार से बढ़े हुए सीआरपी वैल्यूज, बढ़े हुए डी डाइमर वैल्यूज, बढ़े हुए IL-6 के वैल्यूज, इन चीजों को हमने देखना चाहिए। फेरिटिन वैल्यूज की तरफ हमने देखना चाहिए। और इनका संबंध आयुर्वेद के रक्त धातु के क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ
हमने लगाना चाहिए। हमने धातुगत आवृत्तवात जैसी चीजें वहां पे देखनी चाहिए, मतलब यहाँ पे रक्त धातुगत वात वृद्धि हो गई क्या, रक्त धातुगत पित्त वृद्धि हो गई क्या, रक्त धातुगत कफ वृद्धि यहाँ पे हो गई है क्या। इस प्रकार से आप अगर विचार करना शुरू कर देंगे तो आपको उनके भी जो आंसर्स है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से प्राणामृत से डी डायमर की वैल्यूज कम होती है, हमने देखा है। तो आप प्राणामृत यूज कर सकते हैं। शत प्लस से भी अच्छी तरीके से वो वैल्यूज कम होती है, माधव रसायन वटी से भी कम होती है। तो इन चीजों को आपने चिकित्सा में लेना चाहिए। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास लास्ट के 2 मिनट है सिर्फ। मैं एक ही क्वेश्चन जोड़कर आप पूछने वाला हूँ। आपका वैक्सीनेशन के बारे में क्या आपका मत है, आयुर्वेद में उसका क्या मत है? और दूसरा मुझे यह भी पूछना है कि मानसिक अवस्था का वैद्य के और पेशेंट के कैसा फर्क पड़ता है सर कोविड के पेशेंट में? तो ये सिर्फ 1 मिनट में सर आपके पास से चाहिए हमें। पहले मानसिक अवस्था पे बोलूंगा, ये समझे कि ये धर्म युद्ध है। आप चाहे न चाहे आपके ऊपर ये अभी थोपा गया है, तो आपको डट के रहना है, रणांगन में रहना है, उसके साथ लड़ना ही है। अब लड़ना है तो आपको शील्ड चाहिए, कोई कवच चाहिए। अगर वैक्सीन अच्छा कवच आपको प्रोवाइड करता है तो अच्छी ही बात है। लेकिन अभी तो वैक्सीन कहूंगा कि अगर मार्केट में पेड़ अवेलेबल है आपके लिए तो आप वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने के बाद भी जो सिम्टम्स आते हैं वो, कई लोगों का कहना है कि वो माइल्ड आते हैं, मॉडरेट आते हैं। और 2 डोज होने के बाद, मतलब वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वैक्सीन मतलब कोई भी व्याधि का रोग प्रतिकारक शक्ति खुद अपने शरीर में शुरू करना, हेतु में जो हेतु व्याधि विपरीत और विपरीत स्थातकारी, इस प्रकार की जो आयुर्वेद की चिकित्सा कहते हैं, उस कैटेगरी में इन चीजों को आ जाता है। अगर मद्य से व्याधि हो गया तो हम जैसे मद्यपान करवाते हैं, उसका एक विपरीत ये चीज है कि आप उस व्याधि को शक्ति निर्माण करने के लिए उसी व्याधि की कुछ चीजों को आप साथ में कर रहे हैं। जैसे फूड हैबिट में भी होता है सात्मीकरण, ये आयुर्वेद का शब्द है। कोई भी विष को भी आप साथ में कर सकते हैं अगर आप धीरे धीरे उसका सेवन करेंगे। तो इसको ओक साथ में भी कहा है। तो वैक्सीनेशन है इनडायरेक्टली ओक साथ में की अवस्था है कि आप उसको, उस प्रकार का डिसीज अगर आपके बॉडी में आ जाएगा तो उसको कैपेबल करने के लिए खुद के शरीर को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे मेमोरी सेल्स आपकी बढ़ने वाली है। ओक साथ में आपको वो व्याधि भी होने वाला है, तो आगे जाके उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस सर।